से जुड़ें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। देखें यहां पर देखें, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान शामिल है? भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान शामिल है? यहां पर दिया हुआ है, पर देखें दिया हुआ है भाग 20, भाग 15, भाग 12 और भाग 18। तो संविधान के भाग 20 में संविधान से संशोधन संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। संविधान के संशोधन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जबकि भाग 15 में ये निर्वाचन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। निर्वाचन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और भाग 12 में इसमें वित्त, संविदा इत्यादि से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जबकि भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं। आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं। जैसा कि क्वेश्चन में पूछ रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान शामिल हैं, तो संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान शामिल हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, भाग 18। यहां पर देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर लागू नहीं होता है। किस पर लागू नहीं होता है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस पर लागू नहीं होता है? सरकारी प्राधिकरणों पर, निजी प्राधिकरणों पर, केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित या अन्य प्राधिकरणों पर, या राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित या अन्य प्राधिकरणों पर। तो ये किस पर लागू नहीं होता? तो ये निजी प्राधिकरणों पर लागू नहीं होता है सूचना का अधिकार अधिनियम। यानी जो है निजी प्राधिकरणों से आप जो है ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि जो वो आपको जो है जानकारी उपलब्ध कराएं। तो निजी प्राधिकरणों पर ये नहीं होता। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमणशील रोग का एक उदाहरण है? कौन सा संक्रमणशील रोग का एक उदाहरण है? दिया हुआ है क्षय रोग, सूखा रोग, कैंसर, मधुमेह रोग। तो संक्रमणशील रोग वे रोग होते हैं जो आपसी संपर्क से जो है फैलते हैं। एक दूसरे के संपर्क से जो रोग फैलते हैं उसको कहते हैं संक्रमणशील जो है। तो क्षय रोग यहाँ पर जो ये संक्रमणशील रोग है। क्षय रोग यहाँ पर संक्रमणशील रोग है जो आपसी संपर्क में आने से फैलता है, जबकि सूखा रोग ये जो है नहीं है। कैंसर भी जो है एक संक्रमणशील रोग नहीं, और मधुमेह भी नहीं है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, क्षय रोग। यह आपका आंसर हो जाएगा। फिर यहां पर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश एक भूमिबंध देश है? भूमिबद्ध देश है, यानी जो है इसकी किसी भी ओर से जो है समुद्र नहीं है, ये चारों ओर से किसी ना किसी देश से घिरा हुआ है। तो इसमें कौन सा देश है? यहाँ पर म्यांमार दिया हुआ है, चीन, भूटान, पाकिस्तान। तो यहाँ पर म्यांमार भी नहीं, चीन भी नहीं और पाकिस्तान भी नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा सी, भूटान। भूटान एक जो है भूमिबद्ध देश है जो किसी ना किसी देश से जो चारों ओर से घिरा हुआ है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसके पास भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति है? किसके पास राज्य का नाम बदलने की शक्ति है? भारत के राष्ट्रपति के पास, राज्य के राज्यपाल के पास, भारत की संसद के पास, या राज्य विधानमंडल के पास? तो राज्य विधानमंडल के पास ये शक्ति नहीं है, और भारत के राष्ट्रपति भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते, या राज्य के राज्यपाल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती। तो भारत की संसद के पास ये शक्ति है कि वो किसी राज्य का नाम बदल सकती है। संविधान के जो अनुच्छेद 2 है, संविधान का जो अनुच्छेद 2 है, इसमें नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के बारे में प्रावधान किया गया है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 3 में इसमें नए या पुराने राज्यों के नामों में और सीमाओं में परिवर्तन या क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, भारत की संसद के पास ये शक्ति है। नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब
आयोजित की गई? 26 दिसंबर 1946 या 26 जनवरी 1947, 9 दिसंबर 1947 या 26 नवंबर 1946? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक जो है आयोजित की गई और इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया। ठीक है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 9 दिसंबर 1946। इसमें संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई। वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रवाहक तत्व, संवहन, विकिरण या अभिवहन? तो वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को संवहन कहा जाता है। संवहन कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बी, संवहन, ये ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया है। यहां पर देखें, कौन सा रासायनिक यौगिक ब्लू विट्रियोल के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से कीटनाशक, रंगबंधक या कवकनाशी के रूप में किया जाता है? ब्लू विट्रियोल के रूप में इसको जाना जाता है। दिया हुआ है पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है या दवाएं बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जबकि सोडियम सल्फेट, जिसे Na2SO4 कहा जाता है, इसका उपयोग डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। डिटर्जेंट बनाने में इसका किया जाता है, जबकि जिंक सल्फेट का उपयोग, ZnSO4 का, इसका उपयोग खाद्य के रूप में किया जाता है। जिंक की कमी को पूरा करने के लिए खाद्य के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जबकि कॉपर सल्फेट का उपयोग ब्लू विट्रियोल के रूप में किया जाता है, जिसको CuSO4 भी कहा जाता है, कॉपर सल्फेट। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, कॉपर सल्फेट। यह आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखें, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा के तहत राज्य को संरक्षण प्राप्त है। किस धारा के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के तहत राज्य को संरक्षण प्राप्त है? किस धारा के तहत? तो धारा 16 के तहत संरक्षण प्राप्त है। राज्य को धारा 16 के तहत संरक्षण प्राप्त है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 16। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में 6 सदस्य होंगे। 6 सदस्य होंगे, जिनमें से कम महिलाएं होंगी। कितनी महिलाएं इसमें होंगी? 6 सदस्यों में से कम कितनी महिलाएं होनी चाहिए? तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन 2007 में किया गया था। इसका गठन 2007 में किया गया था और इसमें 6 सदस्य होंगे, जिनमें से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, कम से कम इसमें 6 में से 2 महिलाएं होनी चाहिए। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखें, दिया हुआ है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यहां पर दिया हुआ है 1906 में या 1909 में, 1908 में या 1910 में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी, ढाका में की गई थी। ढाका जो वर्तमान बांग्लादेश में है, ढाका में इसकी स्थापना की गई थी तथा इसके पहले अध्यक्ष आगा खां थे। आगा खां इसके पहले अध्यक्ष थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, ढाका बांग्लादेश में की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष आगा खां थे।
यहां पर देखें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु वर्ष है, यानी कितने वर्ष पर ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। यहां पर दिया हुआ है 60 वर्ष, 63 वर्ष, 70 वर्ष या 58 वर्ष। तो इनकी जो है रिटायरमेंट या सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 70 वर्ष है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में किया गया था। 1993 में इसका गठन किया गया था तथा किसी रिटायर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है इसका जो अध्यक्ष बनाया जाता है, जो कि 70 वर्ष तक जो है बना रहता है, यानी जो है कम से कम उसकी उम्र 70 वर्ष होनी चाहिए अधिकतम। और 3 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है, 3 वर्ष के लिए नियुक्ति की जाती है, या जो भी पहले हो 70 वर्ष पूरे होने पर इनको हटा दिया जाए। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 70 वर्ष तक अपने पद पर बने रहे। भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग वर्ष में गठित किया गया था। भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? दिया हुआ है 1952 में, 1956 में, 1954 में या 1950 में। तो आपका आंसर हो जाएगा 1952 में। प्रथम परिसीमन आयोग का जो गठन किया गया था वो 1952 में किया गया था। यहां पर देखें तो प्रथम परिसीमन आयोग 1952 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति चंद्रशेखर अय्यर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। न्यायमूर्ति चंद्रशेखर अय्यर इसके अध्यक्ष थे। यहां पर देखें ये सिफारिश दी, क्या सिफारिश की? लोकसभा की सीटों को 489 से बढ़ाकर 494 किया जाए, 489 से बढ़ाकर 494 कर दिया जाए लोकसभा की सीटों को। तो भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग को 1952 में गठित किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 1952, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर यहां पर देखें आयकर का शुल्क, आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? आयकर का शुल्क आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया? यहां पर दिया हुआ है धारा 5, धारा 6, धारा 3 और धारा 4। तो धारा 4 के तहत इसको परिभाषित किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। कैक्टस किस प्रकार के पौधे का एक उदाहरण है? कैक्टस किस प्रकार का पौधा है? यहां पर दिया हुआ है ये काई है, समोद्भिद है, जलीय पादप है या गूदेदार पादप है। तो यहां पर कैक्टस जो है ये एक गूदेदार पादप है। कैक्टस एक गूदेदार पादप है जिसमें कांटे होते हैं, जिसमें कुछ कांटे होते हैं, और ये शुष्क स्थानों पर विशेषता पाया जाता है, शुष्क स्थानों पर और रेगिस्तानी इलाकों में ये पाया जाता है। इस पर कांटे होते हैं ताकि जो है जल की हानि को रोका जा सके, जल की हानि को रोका जा सके। तो ये कैक्टस जो है ये गूदेदार पादप है। डी आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए हम्पी को किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? यूनेस्को देखिए अंतरराष्ट्रीय संस्थान है, यूनेस्को जो विश्व विरासत स्थलों को संरक्षित करने का कार्य करता है। ये विरासतें सांस्कृतिक भी हो सकती हैं, सांस्कृतिक हो सकती हैं, प्राकृतिक भी हो सकती हैं, और इसमें सभी आ सकते हैं, जैसे पहाड़ हो गए, जो है नदियां हो गई, झीलें हो गई। तो इनको संरक्षित करने का कार्य यूनेस्को द्वारा किया जाता है। तो इसी तरह हम्पी को किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? हम्पी जो कि कर्नाटक राज्य में है, हम्पी जो कि कर्नाटक राज्य में है, इसको संरक्षित करने का कार्य स्थल घोषित किया गया था 1956
1986 में इसको घोषित किया गया था। वर्तमान में 2025 तक भारत में लगभग 44 ऐसे स्थल हैं जिनको यूनेस्को द्वारा स्थल घोषित किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी 1986। यहां पर देखिए, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 35 के अनुसार इलाहाबाद में उच्च न्यायालय का उत्तरांचल राज्य के क्षेत्र में आने वाले कितने जिलों पर क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया? यानी उत्तरांचल राज्य बनने के, जिसको उत्तराखंड कहा जाता है, कितने जिलों पर जो है इलाहाबाद न्यायालय उच्च न्यायालय का क्षेत्र का अधिकार खत्म हो गया? तो यहाँ पर दिया हुआ है 10, 8, 13 या 16। तो ऐसे 13 जिले थे जिन पर जो है इलाहाबाद न्यायालय का उच्च जो, तो देखिए यहाँ पर 13 ऐसे जिले थे जिन पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो है क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, जो है 13 जिलों पर जो है क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखें, एक वर्ड डॉक्यूमेंट में Ctrl+Z कमांड का शॉर्टकट है, Ctrl+Z कमांड का शॉर्टकट है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। यहां पर दिया हुआ है जूम मैग्निफिकेशन को समायोजित करने के लिए, पिछली क्रिया को पूर्ववत या अंडू करने के लिए, टेक्स्ट को मध्य में संरक्षित करने के लिए। तो Ctrl+Z का जो कार्य होता है वो पिछली क्रिया को पूर्ववत या अंडू करने के लिए किया जाता है। ये आपका आंसर हो जाता है। जबकि डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए Ctrl+S का जो है बटन दबाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। मोरारजी देसाई सरकार ने किस वर्ष बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो है नियुक्ति की? मोरारजी देसाई ने सरकार ने किस वर्ष बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की? यहां पर दिया हुआ 1979, 1984, 1975 और 1982। तो 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है गठन किया गया था। इसका कार्य था कि ओबीसी जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं उनके जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने की जांच की जाए, शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने की उस पर जो है रिपोर्ट दी जाए। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 1979 में ये इस आयोग का गठन किया गया। यहां पर देखें, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना का शुभारंभ किया? इसमें से किस मंत्रालय ने निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना का शुभारंभ किया? दिया हुआ है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय या भारी उद्योग मंत्रालय। तो इसमें आपका हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना का शुभारंभ किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सीरीज लगातार जारी रहेगी। आप हमसे जुड़े, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।